मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे हमेशा की तरह और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वो था सर्कुलर मोशन, जिसको अभी हम लोगों ने पीछे पूरा किया टॉपिक लास्ट वीडियोस में। वो कौन सा था? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का जितने भी इसके अलग अलग पार्ट थे वो सारे पार्ट हम लोगों ने रेडी कर लिए। अब आप उनको अच्छी तरह तैयार कर लें और तब आगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जो नए बच्चे अभी हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी सर्कुलर मोशन के जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं उन सबको पहले अच्छी तरह तैयार करें, उनके नोट्स बनाएं, तब आगे फिर प्रॉब्लम्स की ओर चलें। ठीक है, आज का जो वीडियो बच्चों होने वाला है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का होने वाला है। कई बार बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर प्रैक्टिस का एक अलग से वीडियो बना दिया करें, इसीलिए आप लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस प्रॉब्लम का हम लोग अलग से वीडियो लेकर आ जाए हैं, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है ना, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, थोड़े सिंपल लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, और आप लोग इनको अच्छी तरह तैयार करें और इनको नोटबुक में नोट करके और क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सर्कुलर मोशन का आज प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, सर्कुलर मोशन के हर टॉपिक के प्रैक्टिस के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास में। आप इसको ध्यान से देखें और अपने आप घर में इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशन। पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन चक्कर प्रति मिनट, 120 चक्कर प्रति मिनट हैं। फ्लाई व्हील का मतलब सब लोग जानते हो, गतिपालक चक्र। ठीक, मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, अपने अपने मीडियम में आप लोग समझें। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो अपनी लैंग्वेज में इसको समझें, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपनी लैंग्वेज में हर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि मैं तो दोनों में आपको बताता हूँ क्वेश्चन। द एंगुलर स्पीड का मतलब बच्चों क्या होता है? कोणीय चाल। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या गिवन है? सोल्यूशन ऑप्शन आपको इधर दिए गए हैं। 120 चक्कर प्रति मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n इज इक्वल टू 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें पर सेकंड में, तो यहां पर ये आ गया 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। दिस इज वैल्यू ऑफ n। अब हमको क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड अर्थात कोणीय चाल, और एंगुलर स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 पाई n। चूंकि ऑब्जेक्टिव हमारे पाई के टर्म में है इसलिए पाई की वैल्यू को हम लोग नहीं रखेंगे और n की वैल्यू को क्या रख देंगे? 2। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तरीका से समझ में आ गया। कोणीय वेग या कोणीय चाल का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई n। नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर इन 2 सेकंड। कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक कण, वो 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस है 20 मीटर, उसमें 2 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकंड। 4 सेकंड में औसत कोणीय चाल बताएं। सर्कुलर पाथ में पूरा एक चक्कर यहां से यहां तक हो जाता है। रेडियस कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, जब पार्टिकल यहां से घूमेगा और पूरा एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? कोणीय विस्थापन कितना होगा बताओ? यहां से यहां तक पूरे एक चक्कर में एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
कोणीय विस्थापन कितना होगा 2 पाई रेडियन। ठीक, आधे में होता है पाई, पूरे में कितना 2 पाई, जानते हो ना 360 डिग्री बनेगा। ये तो थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और कितने सेकंड में कह रहा है, 2 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है, तो 4 सेकंड अंतराल में, तो T1 इज इक्वल टू 2 सेकंड और T2 इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो टाइम इंटरवल आया डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 मीन्स 4 माइनस 2 मीन्स 2 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज एंगुलर स्पीड। तो अगर आप निकालोगे एवरेज एंगुलर स्पीड तो आप लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी या डेल्टा टी। थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई और डेल्टा टी हमारे पास कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल। ओमेगा इज इक्वल टू सही आंसर बच्चों के आएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ गया? इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, सबको तरीका समझ में आ गया? नोट कर लें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, ए बॉल ऑफ मास 0.3 kg, एक बॉल है जिसका मास अर्थात द्रव्यमान 0.3 किलोग्राम है, वो एक सर्कल में घुमाई जाती है डोरी से बांधकर। ठीक है ना, डोरी में एक बॉल को बांधा और इस प्रकार इसको रोल्ड किया। डोरी की लंबाई कितनी है 1 मीटर लॉन्ग और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है 10 न्यूटन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो मैक्सिमम फोर्स जिसको डोरी बिना टूटे सहन कर ले जाए। ठीक है ना, जब आप किसी स्टोन को डोरी से बांधकर घुमाओगे, रोल्ड करोगे, रोल्ड माने क्या होता है घुमाना, तो जो बॉडी है या जो स्टोन है उसका जो वेट होगा mg, वो डोरी को पुल करेगा बाहर की ओर, तो कहीं डोरी ब्रेक ना हो जाए। तो जिस फोर्स को डोरी बिना ब्रेक हुए सहन कर ले जाए, ठीक है, वो है 10 न्यूटन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल। तो क्या क्या हम लोगों को दिया गया है, मास कितना है 0.3 kg, रेडियस कितनी है r इज इक्वल टू 1 मीटर, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल। कंडीशन तो सबको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार सर्कुलर पाथ में इसको घुमाया जाता है ऐसे। मास क्या है m, v और r, फार्मूला क्या होगा F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है यही F होता है, इसी को टेंशन फोर्स कहते हो कैपिटल T, जो कि इनवर्ड काम करता है, तो इसी को आप T भी कह सकते थे। तो यहाँ से आ गया mv स्क्वायर बाई इज इक्वल टू r इंटू टी, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू टी बाई एम, या v इज इक्वल टू रूट r इंटू टी बाई एम। ये जो F है दिस इज T। क्लियर? बस आप वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पर। R कितना आपको दिया है 1, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी डोरी का टेंशन फोर्स 10 न्यूटन, इसको आप F भी कह सकते हो, और मास कितना है 0.3, पॉइंट ये 0 दैट इज 100/3। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सबको तरीका समझ में आ गया? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड के लिए तो आपके इंपॉर्टेंट ही है, तो आप इसको तैयार रख लें। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, वो मैक्सिमम फोर्स जिसको डोरी बिना ब्रेक हुए टॉलरेट कर जाए, सहन कर जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्लियर? नोट कर लें सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ सो दैट ए बॉडी ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज वेटलेस विल बी। पृथ्वी का वो कोणीय वेग क्या होगा जिससे उसके निरक्ष पर, इक्वेटर का मतलब निरक्ष, उसके इक्वेटर पर जो वस्तुएं हैं वो भारहीन हो जाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
कह रहा अर्थ की वो एंगुलर वेलोसिटी बताएं जिससे अर्थ के इक्वेटर पर जो बॉडीज रखी हों वो वेटलेस हो जाएं। वेटलेस का मतलब क्या होता है? भारहीन हो जाएं। अच्छा ये बताओ, ये इक्वेटर हो गई अर्थ की और ये हो गया पोल, इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर हो गई और ये पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोलर एक्सिस है। जैसे यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम लोग लें, जैसे कोई मैन है यहां पर जिसका मास है m, ऑब्जेक्ट भी लेट कर सकते थे, कोई मैन हम लोगों ने लेट कर लिया। अब वो कह रहा है कि ये वेटलेस हो जाए। अच्छा बताओ, अर्थ जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, रोटेशन याद रखना पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व, जब ये रोटेट करती है तो इस पर एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये होता है F = mv²/r। इतना फोर्स इस व्यक्ति को चाहिए अर्थ के इक्वेटर में बने रहने के लिए, ठीक है। और अगर ये फोर्स कम हो जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी? फ्लाई ऑफ। बॉडी क्या हो जाएगी? फ्लाई ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो वेट होगा mg, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। mv²/r, इसी को कहते हो mr⍵²। अब एक बात ध्यान दो, उसने कहा है कि ये बॉडीज या ये जो व्यक्ति है ये वेटलेस हो जाए। अगर ये वेटलेस हो गया तो ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा, उड़ जाएगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है mv²/r ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और अब ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको कहते हो अपकेंद्र बल, तो हम लोग भी यहां पर लिख दें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg को बैलेंस करेगा। दैट मीन्स आप लोग इसको लिख सकते हैं mr⍵² = mg, m से m कैंसिल, ⍵² यहां से कितना हुआ? g/r, ठीक है। या फिर ओमेगा = अगर हमको निकालना हो तो √g/r। बात समझ में आ गया? g की वैल्यू क्या होती है? 10, और r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 6400 किलोमीटर। 6.4 × 10⁻⁶ कर लें मीटर में, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना। 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, ऊपर हुआ 100 × 10⁻⁶/64, और 100 × 10⁻⁻6 करोगे तो 10⁻², 10⁻⁻6, 2 - 6 -4, 10⁻⁻4 बाहर आया 1/8, और ये 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 से बाहर 10⁻⁻2, दोनों जीरो नीचे, 1/800। और यूनिट क्या होगी बोलो इसकी? कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई? 1/8 × 10⁻⁻2, इसी को लिखोगे 1/800। तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ए, 1/800 रेडियन पर सेकेंड। इसको आप लर्न भी कर लो। अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ बिकम 1/800 रेडियन पर सेकेंड, देन द ऑल द बॉडीज ऑफ एनी masses which are kept on equator appears वेटलेस कंडीशन। जितनी भी वस्तुएं होंगी निरक्ष पर वो भारहीनता का अनुभव करेंगी अगर पृथ्वी की कोणीय चाल कितनी हो जाए? 1/800 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो वेट होगा mg, अब उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बॉडी कहां चली जाएगी? बाहर की ओर। नोट कर लें क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें, ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव वंस अराउंड इट्स ओन एक्सिस सो दैट ए बॉडी ऑन इट्स इक्वेटर फ्लाइज ऑफ। कह रहा है द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव वंस अराउंड इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परिता वह समय क्या होगा, घूर्णन का समय क्या होगा, परिक्रमण काल भी आप कह सकते हो, टाइम पीरियड क्या होगा, सो दैट ए बॉडी ऑन इट्स इक्वेटर फ्लाइज ऑफ। वैसे ही सवाल लग रहा है ना पढ़ने में कि इसके इक्वेटर पर जितनी भी ऑब्जेक्ट हो वो सारी क्या कर जाएं, फ्लाई ऑफ अर्थात उड़ जाएं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक वैसा ही सब लोग जानते हो, अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्यक्ति जो इक्वेटर पर है वो वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस करता है, वेटलेस कंडीशन ऑन इक्वेटर, तो ऐसा कब होगा, जब mg इज इक्वल टू होगा mr ओमेगा स्क्वायर। अर्थात जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो उसके वेट के इक्वल हो जाएगा, तो उसको भारीनता कहते हो। और अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया, वहां से ओमेगा की वैल्यू निकाली, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई आर। आर को कहते हो रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर लर्न होना चाहिए, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी आप जानते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जब वैल्यूज हम लोगों ने रखी तो ओमेगा की वैल्यू आई थी 1/800 रेडियन पर सेकंड। ऐसे ही हुआ था ना, ओमेगा कितना आया था, 1/800 रेडियन पर सेकंड। अब हम लोगों से क्या पूछा गया, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, और टाइम पीरियड का फार्मूला बच्चों क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी 1/800, पाई की वैल्यू 22/7 और 800 ऊपर चला गया। ठीक, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1.4 आवर। 1.4 आवर का मीन्स हुआ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया। तो ये दो बातें आप याद कर लो, किसी भी बॉडी की फ्लाई ऑफ कंडीशन के लिए या वेटलेस, देखो ये एक ही बात है, वेटलेस का मतलब ही होता है फ्लाई ऑफ। अगर भारहीनता हो गई तो वस्तुएं उड़ जाएंगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इक्वेटर पे अगर वेटलेसनेस कंडीशन हो गई तो बॉडी फ्लाई ऑफ कर जाएगी, वस्तुएं उड़ जाएंगी, बॉडी विल बी फ्लाई ऑफ, वस्तुएं उड़ जाएंगी। तो इसके लिए अर्थ का रोटेशन या ओमेगा क्या होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए 1/800, लर्न कर लो इसको। कोणीय वेग होना चाहिए 1/800 रेडियन पर सेकंड, और परिक्रमण काल टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए अर्थ का, t 1.4 आवर, 1.5 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली आसपास अगर अर्थ का रोटेशन हो जाए तो सारी बॉडीज क्या कर जाएंगी, फ्लाई ऑफ अर्थात तो उड़ जाएंगी। ठीक है, कहाँ की, पोल की नहीं, इक्वेटर की। ये प्रॉब्लम पढ़ने में तो लगती है ग्रेविटेशन की है, लेकिन वास्तविकता में इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है उसको कहते हो सर्कुलर मोशन। नोट कर लें बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आप लोग टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें। A car is traveling along a circular curve that has a radius of 50 meter if its speed is 16 meter per second and is increasing uniformly at 8 meter per second square, then acceleration of car will be। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ लें, एक कार एक वृत्ताकार मोड़ पर जिसकी त्रिज्या 50 मीटर है और चाल 16 मीटर पर सेकंड है, मुड़ती है। ठीक है, कोई भी एक कार है वो इस प्रकार के सर्कुलर टर्न में मुड़ती है। ये रेडियस आपको दी है टर्न की 50 मीटर, और जो कार है आपको उसकी स्पीड दी है 16 मीटर पर सेकंड।
एंड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे की ओर बढ़ती है। ये एक्सीलरेशन भी दिया है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट दिस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी लोग जानते हो सर्कुलर मोशन में जब बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो उसमें एक एक्सीलरेशन होता है, उसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दिस इज AT। और एक एक्सीलरेशन बॉडी में लगता है, प्रोड्यूस होता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको बोलते हो रेडियल एक्सीलरेशन, अर्थात त्रिज्य त्वरण। इसी का नाम होता था अभिकेंद्र त्वरण। जिन बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब में जा करके टाइप करें कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर सर्कुलर मोशन, तो उसमें वीडियोस आ जाएंगे सारे। उनमें से आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक को स्टडी कर लें। तो एक एक्सीलरेशन होता है AR जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। दूसरा होता है AT जिसको कहते हो स्पर्श रेखीय त्वरण। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के जो बढ़ने की दर है सर्कुलर पाथ में, वेग के बढ़ने की दर, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं AT। क्या बोलते हैं AT। तो AT इज इक्वल टू कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो AT इज इक्वल टू आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। V कितना है 16 मीटर पर सेकेंड, और R कितना है रेडियस, रेडियस है 50 मीटर, 50 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे AR निकाल लेंगे। AR इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R, 16 का होल हाफ स्क्वायर, R की जगह 50। क्लियर, 16 का होल हाफ स्क्वायर 256 अपॉन 50, और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये AR आ गया। अब बच्चों हम लोगों को काउंट करना है नेट एक्सीलरेशन, और नेट एक्सीलरेशन का फार्मूला A इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। AR रेडियल, AT टेंजेंशियल। अब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा स्पर्श रेखीय त्वरण AT है 8 का होल स्क्वायर, और AR कितना है 256 अपॉन 50 का होल हाफ स्क्वायर। क्लियर, आप इसकी कैलकुलेशन को कर लें। 8 का स्क्वायर 256 अपॉन 50 का होल हाफ स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे बेटा, इसको आप कैंसिल कर देना, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेना। ये आपका आंसर आएगा 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। सभी को तरीका समझ में आ गया। तो सर्कुलर मोशन में कौन कौन से एक्सीलरेशन थे, एक तो टेंजेंशियल, दूसरा रेडियल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन पर आधारित। कर लें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, इस क्वेश्चन में हमने आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं, पूरी कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे तो आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ें सभी लोग। अच्छा एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन का। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज V इज इक्वल टू T स्क्वायर। कोई भी एक पार्टिकल है जो वृत्तीय मार्ग पर घूमता है जिसकी त्रिज्या है 2 मीटर, जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस है 2 मीटर, और स्पीड है V बराबर T स्क्वायर। यहाँ पर T किस में है सेकंड में, तो आपको क्या निकालना है त्रिज्य त्वरण रेडियल एक्सीलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और नेट एक्सीलरेशन अर्थात परिणामी त्वरण। सभी को समझ में आ गया। 3 एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करने हैं। पहला कौन सा रेडियल, दूसरा कौन सा टेंजेंशियल, और तीसरा कौन सा नेट एक्सीलरेशन। सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। आपको क्या दिया है V इज इक्वल टू T स्क्वायर, ये आपको स्पीड दी है, और T किसमें दिया है सेकंड में, T किसमें दिया है सेकंड में। तो एक काम करो, पहले T बराबर 2 सेकंड यहां पर रख दिया जाए, स्पीड एट 2 सेकंड, तो V इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मीन्स V इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है रेडियल एक्सीलरेशन। तो सबसे पहला पार्ट रेडियल एक्सीलरेशन अर्थात त्रिज्य त्वरण,
और रेडियल एक्सीलरेशन होता है ए आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। अब बताओ v कितना है 4 का स्क्वायर, r क्या है रेडियस, और रेडियस कितनी है 2, तो ये हुआ 4 इंटू 4 बाई 2, ठीक 8, और एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आंसर सबको समझ में आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पर्श रेखी त्वरण, रेडियल के बाद टेंजेंशियल। सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और v इज इक्वल टू कितना है बच्चों, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2t। ठीक, डिफरेंशिएशन करा दिया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 2t, और t की वैल्यू को रख दिया 2, तो AT इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया स्पर्श रेखी त्वरण अर्थात टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक, तीसरा पार्ट क्या निकालना है पढ़ें, नेट एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको निकालना है नेट एक्सीलरेशन, इधर सॉल्व कर दें। थर्ड पार्ट नेट एक्सीलरेशन, और नेट एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, ए इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर, तो AT कितना है 4 का स्क्वायर, और AR कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 64, दैट मीन्स A इज इक्वल टू रूट 80, और यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तरीका समझ में आ गया, बोले भाई क्लियर, तीनों आंसर समझ में आ गए। पहला क्या निकालना था हम लोगों को, पहला निकालना था रेडियल एक्सीलरेशन त्रिज्य त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा निकालना था स्पर्श रेखी त्वरण टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तीसरा क्या निकालना था परिणामी त्वरण नेट एक्सीलरेशन, तो ए इज इक्वल टू रूट 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लें क्वेश्चन को, अच्छी प्रॉब्लम है सर्कुलर की, एक्सीलरेशन पे बेस्ड है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ें, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। 1 किलोग्राम की कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो ऊर्ध्व वृत्त में जिसकी रेडियस 1 मीटर है चक्कर लगाती है। वर्टिकल सर्कल तो जानते हो ना, इस प्रकार का जो सर्कल होता है ऐसे ऐसे, अगर ऐसे बात करते तो हॉरिजॉन्टल, और ऐसे कर रहे हो तो वर्टिकल। कह रहा व्हाट विल बी द डिफरेंस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ सर्कल इज। उच्चतम बिंदु पर और न्यूनतम बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का अंतर होगा। इसको कहते हो हाईएस्ट पोजीशन, यहां पर वेलोसिटी होती है रूट GR, और ये लोवेस्ट पोजीशन, यहां पर वेलोसिटी होती है रूट 5 GR। ठीक, ये सेंटर हो गया, रेडियस आपको दी है 1 मीटर। तो अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा एट हाईएस्ट पोजीशन, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो इसको लिखा K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और v की जगह अंडर रूट GR का होल हाफ स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2 mgr। ठीक है, यहां पर जो वेलोसिटी होती है वो रूट GR, तो हाफ mv स्क्वायर, v की जगह रूट GR का होल हाफ स्क्वायर। अब हम लोग निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, और लोवेस्ट पोजीशन के लिए लिखोगे KB इज इक्वल टू हाफ m और रूट 5 GR का होल स्क्वायर, तो यहां पर ये KB इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 mgr। ठीक है, अब हम लोगों से क्या पूछा है उसने, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज। क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जीज। तो आपको जब डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जीज निकालना है, डेल्टा के और डेल्टा के में से हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। ये है हाफ mgr,
और ये है 5/2 mgr, दोनों का डिफरेंस हमको लेना है, तो हम लोग लिखेंगे kb माइनस के, पूरे से क्या कॉमन आ गया 1/2 mgr, ठीक, 1/2 mgr, 1/2 mgr, 5 - 1 4, 4/2 mgr, तो ये आ गया 2 mgr। अब हम लोग वैल्यू को पुट कर दें तो यहाँ पे लिखोगे 2, मास कितना गिवन है 1, g की वैल्यू 10 और रेडियस आपको दी गई है कितनी, बोलो, रेडियस दी है 1 मीटर। क्वेश्चन का सही आंसर आ गया बच्चों कितने जूल, 20 जूल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, तरीका से क्वेश्चन में आ गया। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी निकाल करके हम लोगों ने इनका क्या निकाल लिया, डिफरेंस, तो आंसर आ गया 20 जूल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ें। ए कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए रोड एज शोन इन फिगर। एक कार एक नियत चाल से, ये फिगर में जो रोड बनी है इसमें चलती है, ठीक है, ऐसे ये कार है, कोई डायग्राम बना हुआ है, ऐसे चलती है। द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार, नॉर्मल फोर्स का मतलब अभिलंब बल जो रोड लगाती है कार पर, वो NA और NB है। ये है पोजीशन A और ये पोजीशन B। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगता है कार पर NA और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगता है NB। समझते चलिएगा। When it is at point A and B respectively, तो दिखा दिया मैंने इसको, ये अभिलंब बल है NA और NB, रोड ने जो कार पर लगाया। तो कह रहा है आउट ऑफ फॉलोइंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पहला NA बराबर NB, दूसरा NA बड़ा है NB से, तीसरा NA छोटा है NB से, चौथा नन ऑफ देम। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया तरीका। कोई भी एक इस प्रकार की कर्व्ड वक्राकार रोड है, उससे कोई कार निकलती है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और कह रहा है कि जब कार A और B पर होती है तो सड़क के द्वारा कार पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन NA और NB है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर ये सर्कुलर पाथ बन रहा है और यहां पर भी ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, लेकिन ये कर्वेचर बड़ा है। पॉइंट B पर जो वक्र है वो बड़ा है, पॉइंट A पर वक्र छोटा है, तो यहां पर जो वृत्त बनेगा वो स्मॉलर रेडियस का होगा RA, और यहां पर जो वृत्त बनेगा सर्कल वो बड़ी रेडियस का होगा RB। RA RB समझ में आ गया। RA और RB क्या है, रेडियाई ऑफ द कर्व्ड पाथ। यहां पर कर्व पाथ की रेडियस कितनी RA और यहां पर कर्व पाथ की रेडियस कितनी RB। अच्छा, कार का मास है m, तो इसका वेट क्या होगा mg डाउनवर्ड, और यहां पर भी कार का वेट क्या होगा mg डाउनवर्ड। कार का भार तो हमेशा नीचे होगा, वेट ऑफ द कार। अब दोनों स्थितियों को ध्यान से समझो। अगर हम लोग पॉइंट A को देखें, एट पॉइंट A तो यहां पर mg है डाउनवर्ड, NA है अपवर्ड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया mg माइनस NA, और यही रिजल्टेंट कार को क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mva² अपॉन RA। उसने कहा है सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, तो यहां पर v², लेकिन mv² बाई r की जगह क्या लिखोगे RA। क्लियर हो गया, R की जगह क्या लिखोगे RA लिखोगे। और अगर हम लोग एट पॉइंट B की बात करें तो बताओ B पर क्या रिएक्शन बनेगी, mg माइनस NB और इज इक्वल टू mv² अपॉन RB। क्लियर हो गया। यहां पर mg माइनस NA इज इक्वल टू mv² अपॉन RA, और यहां पर mg माइनस NB इज इक्वल टू mv² अपॉन RB। ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोगों को रिलेशनशिप निकालना है NA और NB में। अगर हम लोग यहां से NA को पक्षांतर कर लें, ट्रांसफर कर लें, तो NA इज इक्वल टू कितना होगा, mg माइनस
mv² अपॉन RA, और अगर NB को देखें तो NB इज इक्वल टू mg माइनस mv² अपॉन RA की जगह RB। क्लियर? ट्रांसफर कर लिया। अब देखो RA और RB में से कौन बड़ा? RB RA से ज्यादा है। सिंस रेडियस एट पॉइंट B इज मोर देन रेडियस एट पॉइंट A, बिंदु B पर जो मोड़ की रेडियस होगी वो ज्यादा है बिंदु A की तुलना में। पॉइंट A पर रेडियस ज्यादा है, पॉइंट B पर रेडियस ज्यादा है, पॉइंट A के कंपैरिजन में RB RA से ज्यादा। जब RB ज्यादा होगा RA से, जब RB ज्यादा होगा तो ये टर्म कम होगा, ये कम होगा तो ये पूरा RHS जो होगा, ध्यान रखना, वो ज्यादा होगा। मींस NB ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? NA से। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर से आप लोग समझ लें, चूंकि RB किससे ज्यादा है? RA से। RB अगर ज्यादा है तो ये पूरा RHS ज्यादा होगा। अगर RB ज्यादा तो ये mv² RB कम, और mg में से जब कम वैल्यू माइनस करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम। तो NB की वैल्यू किससे ज्यादा? NA से। और जब NB NA से ज्यादा, इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्लियर? नोट कर लें बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक कार एक कांस्टेंट स्पीड से इस प्रकार चलती है कि वो पॉइंट A और पॉइंट B पर है। A पर जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस है RA, B पर सर्कुलर पाथ की रेडियस RB, A पर नॉर्मल रिएक्शन NA और B पर नॉर्मल रिएक्शन NB। ठीक है, और हमको निकालना था रिलेशनशिप बिटवीन NA एंड NB। तो क्वेश्चन का सही आंसर है NB इज ग्रेटर देन NA। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, एन अनबैंक्ड कर्व हैज ए रेडियस ऑफ 60 मीटर। अनबैंक्ड, ठीक है ना, मतलब बिना झुका हुआ। एक होता है झुका हुआ टर्न, ऐसा देखा होगा, स्लोप होती है उसमें। एक अनबैंक्ड कर्व हैज ए रेडियस ऑफ 60 मीटर। उस मोड़ की जो रेडियस है वो 60 मीटर है। द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए कार कैन मेक्स ए टर्न। किसी कार की वो अधिकतम चाल क्या होगी जिससे कार मोड़ को पार कर जाए। ठीक है, आपको दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक 0.75। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 0.75, रेडियस हो गई r इज इक्वल टू 60 मीटर और g की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा आसान है, हमको निकालना है मोड़ पर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड। फार्मूला जानते हो मैक्सिमम स्पीड का, v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू RG। मोड़ पर बिना फिसले गाड़ी की चाल, ठीक, अंडर रूट म्यू RG होनी चाहिए। तो बस सीधे सीधे वैल्यू को हम लोग पुट कर दें। म्यू की वैल्यू 0.75, रेडियस गिवन है 60 और g की वैल्यू 10, 75/100, 100 इंटू 10 इंटू 60, 10 से ये कैंसिल, 0। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे अप्रॉक्सीमेटली 21 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन तो हो जाएगी आप लोगों से। इस प्रकार क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड़ पर मुड़ती हुई गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड जिससे गाड़ी बिना स्लिप हुए आसानी से मोड़ को पार कर ले जाए। कर ले जाओगे सभी लोग? चलो नोट कर लो जल्दी से। मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला लिख लो, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू RG। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी आज आपको बताए गए, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का प्रैक्टिस प्रॉब्लम का टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका एक वीडियो बनाया। ठीक है, और आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें, सारे फार्मूलेस को अच्छी तरह तैयार कर लें जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इन चीज़ों में अपना महारत हासिल कर लें। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप टॉपिक को रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा आपको टॉपिक क्लियर होगा। ठीक बच्चों, तो आप पूरी तैयारी को ध्यान से करें, पिछले वाले वीडियोस पढ़ें। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो पढ़ने में तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।
और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, ये तो हमेशा की बातें हैं जो हमेशा हम आपसे कहते हैं। और एक बात और हमेशा कहते हैं कि लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं से एंड करते हैं। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।